अच्छा ये औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़हमन नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन अल मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहलन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन अल्लाहुम्मा आमीन। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट लास्ट क्लास तो हमारी नहीं हो सकी थी, लेकिन जिस चीज़ पे हम बात कर रहे थे वो ये थी कि हम जो इनका चैप्टर 2 है जिसके अंदर 6 थीम्स हैं, 2 हम कर चुके थे। आ, उसमें के जिसमें हमने एआई और आईओटी सर्विस और एआई सर्विसेज पढ़ ली थी। टोटल 6 हैं इसके अंदर। आज हम इसमें एक सर्वरलेस और कुछ टूलिंग है वो पढ़ लेंगे, और कल इंशाल्लाह हमारा ये थोड़ा सिक्योरिटी है और थोड़ा मॉनिटरिंग का है, तो इसके साथ ये बड़ा वाला जो हमारा है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मतलब कि हमारे 6 और 4 10 ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास मेरा ख्याल है 11 और रह जाएंगे टोटल। तो इंशाल्लाह उम्मीद है बाय दी एंड ऑफ दिस मंथ या जनवरी के मिड तक इंशाल्लाह ये हमारा फर्स्ट वीक तक ख़त्म हो जाएगा। हालांकि ये पहला राउंड है हमारा, तो इंशाल्लाह उसके बाद मैंने बता तो दिया है कि वोचर मेरे पास आ गया है, तो वो मैं शज़ाद भाई को दे दूंगा। तो उनके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद भी हो जाएगा। आप लोग तो वैसे भी कर सकते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। और इंशाल्लाह ये एक दफ़ा ये 6 ख़त्म हो जाएं, मैं तुम्हें दिखाऊँ अगर स्क्रीन आ रही हो। तो देखो ये फंडामेंटल पार्ट 1 हमारा ख़त्म हो चुका है, फंडामेंटल पार्ट 2 हमारा ख़त्म हो चुका है। तो 3 मॉड्यूल वो और 4 मॉड्यूल ये, 7 मॉड्यूल हम ख़त्म कर चुके हैं। इस थर्ड पार्ट 3 के 6 मॉड्यूल हैं, 6 मॉड्यूल में 2 हम कर चुके हैं, आईओटी और एआई, और आज हम इसमें 2 कर लेंगे, तो रह जाएंगे 2। तो जो इंशाल्लाह कल हमारे 2 खत्म हो जाएंगे, उसके बाद रह जाएंगे 2, 3 और 2, यानी कि आप नहीं नहीं बल्कि तो दिसंबर के एंड में ही खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मतलब दो दो मॉड्यूल हम एक दिन में कर लेते हैं, तो अगले वीकेंड पे सैटरडे को ये हो जाएगा, संडे को ये हो जाएगा, और बाकी अगला वीकेंड पे हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारे 2 हफ्तों में, यानी कि बिफोर एंड ऑफ दिस मंथ, हम ये इंशाल्लाह ये AG 900 का फर्स्ट रिव्यू खत्म कर चुके होंगे, विच इज गुड। ओके, योर सर्वरलेस, इजाज सर्वरलेस से तुम्हारी क्या समझ में आती है? इजाज म्यूट म्यूट हुआ हुआ है। भाई वो म्यूट ही नहीं खत्म हो रहा था। हाँ सर्वरलेस से जी जनाब। सर्वरलेस से आपको क्या समझ में आता है? सर्वरलेस से याद है जिसके अंदर आपके पास फिजिकली कोई सर्वर पर आपका कोड रन ना हो, जैसे इवेंट के ऊपर चीज ट्रिगर हो, और उसके बाद वो रन हो, और फिर उसके बाद वो चीज दोबारा खत्म हो जाए, वो सर्वरलेस टेक्नोलॉजी होती है। ओके, नवेद भाई। सर्वरलेस का मतलब यही है कि जिसके लिए आपको कोई पीछे वर्चुअल मशीन नहीं रन करना पड़ेगी, नहीं होती, बल्कि वो किसी सर्वर के ऊपर वो कोड नहीं रन हो रहा। आपका जस्ट कोड जो है डायरेक्टली इन्वोक होता है और कोड डायरेक्ट रन होता है। आप उसको सिर्फ एंट्री पॉइंट दे देते हैं और उसका आउटकम क्या चाहिए होता है, वो बेसिकली वो फंक्शंस रन हो रहते हैं। जैसे आपका लैम्डा है AWS के अंदर, तो आप एक फंक्शन डिज़ाइन करके अपलोड कर देते हैं और
एक सिनेरियो दे देते हैं कि जब ये सिनेरियो हो तो फिर ये फंक्शन रन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई आता है और किसी इमेज के ऊपर क्लिक करता है, तो वो इमेज जो है वो ज़ूम इन हो जाए, या इमेज जो है वो जो है जाए और मतलब फंक्शन रन हो और वो पिक्चर जो है उसको, इमेज या वीडियो जो है उसको प्ले हो जाए। तो इसके लिए ये क्या किया, आप एक फंक्शन बना दें और उसके पीछे आपने प्रोग्रामिंग कर दें कि भाई ये क्लिक के बाद जो है ये पिक्चर शो हो। तो उसके लिए आपको पूरा सर्वर डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ आप प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है ना, आप सर्वरलेस प्रो कोड आप लिख के अपलोड कर सकते हैं, और वो सिर्फ़ उसी वक़्त रन होगा, और जब वो काम फिनिश हो जाएगा, फंक्शन फिनिश हो जाएगा, तो आपका वो फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके अंदर चार्जेज़ वगैरह का ये है कि आपको पूरे पर आवर चार्जेज़ नहीं देने पड़ते सर्वर रन होने की तरह, वर्चुअल मशीन की तरह। इसमें कि सिर्फ़ ये है कि जितने सेकंड के लिए वो कोड रन हुआ है, सिर्फ़ उसी के चार्जेज़ आप पे करते हैं, और बस यही पता है अभी तो मुझे भाई। ओके, गुड। आसिम भाई, सर्वरलेस में क्या समझ में आता है आपको? सर्विस प्लस यही है सर, उसके अंदर मसलन कि जैसे हम वीएम सर्वर वगैरह वहाँ पे बनाते हैं, एज़्योर पे जाके कंटेनर वगैरह बाय करते हैं, तो उसके अंदर ऐसा चलने पहले कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड वो उसमें एज ए यूज़ होगा कि जैसे ही हम लोग कोडिंग उसकी ऐसी कर देंगे कि जैसे ही वो जहाँ पे वो जैसे ही वो कोड एक्टिव होगा, ठीक है, तो जैसे एचटीटीपी की रिक्वेस्ट जो भी होगी, जो कोड एक्टिव हो जाएगा वहीं पे पीछे जाके जो पे वो जो है कोड से वो सर्वर भी आएगा, जो एप्लीकेशन के लिए जो कुछ खुलना है वो भी खुल जाएगा, वीएम भी उसका बन जाएगा, उसके अंदर सारी कुछ उसकी जो 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 उसमें डाला होगा तो वो अप हो जाएगा उसमें और आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, या ओके, नवेद, पैस और सर्वरलेस में क्या फर्क नजर आता है तुम्हें? पैस में प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस आपको प्लेटफ़ॉर्म दे दिया जाता है, और जिसके ऊपर आप अपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रन कर सकते हैं। और सर्वरलेस के अंदर आपको प्लेटफ़ॉर्म मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ़ आपका कोड रन होता है, जिसमें आपको पीछे सर्वर या डेटाबेस या नेटवर्किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, या उसको मेंटेन नहीं करना होता। सिर्फ़ आप अपना कोड रन करते हैं और उस हिसाब से उसके लिए पीछे जितने भी चीज़ें चाहिए, रिसोर्सेज़, आपके बिहाफ़ पे वो खुद ही ऑटोमैटिकली वो चीज़ें रन करता है। उसमें कंप्यूटिंग हो गई, स्टोरेज हो सकती है, डेटाबेस हो सकता है, नेटवर्किंग हो सकती है। तो ये चीज़ सर्वरलेस के अंदर आ जाती है कि सर्वरलेस आपने रन किया है। अच्छा, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस के अंदर ये है कि आपको प्लेटफ़ॉर्म आपके पास है, उसके अंदर आपने जो है आपकी ज़िम्मेदारी है, मतलब इन वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करना, नेटवर्किंग करना, उसकी डेटाबेस डिप्लॉय करना, सिक्योरिटी वगैरह ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ आपकी प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस हो जाती है, आपको दोस्त, प्लेटफ़ॉर्म हम दिया जाता हम जो IaaS का मॉडल होता है है। उसमें हम जिम्मेदार होते हैं हुँ, ऑपरेटिंग OS लेवल से लेकर एप्लीकेशन लेवल तक, ठीक ठीक है। है। बाकी नीचे का तो उनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। ठीक है। हुँ, पैस में OS भी उन्हीं का होता है, ठीक है। हाँ, OS ठीक है। डाउनवर्ड उनकी जिम्मेदारी होती है, हमारी सिर्फ एप्लीकेशन और रन टाइम होती है, लाइब्रेरीज, ठीक है। ठीक है। और SaaS में सिर्फ आप एप्लीकेशन की जिम्मेदारी आपकी होती है, बाकी तो सब उनका अपना होता है, ठीक है। अब नहीं, इवन सॉफ्टवेयर के अंदर भी नहीं, ये नहीं होता ना, उसके अंदर सिर्फ़ आपका डेटा का वो ज़िम्मेदारी होती है, सॉफ्टवेयर उनका अपना होता है, एप्लीकेशन उनकी अपनी होती है SaaS में। हाँ, मतलब उनकी अपनी है ना, उनकी अपनी है। तो जीमेल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ये सारी SaaS प्रोडक्ट है ना, आप हुँ, तो इसको यूज कर रहे हो ना। तो ये डाटा आपका सिर्फ होगा। जैसे आपका वो ओरेकल डीबी है, मायसीक्वल है, अगर जैसे देखें, ये भी उसमें ही आएगा ना SaaS में, नहीं, सॉफ्टवेयर SaaS एज़ अ में क्या आएगा, सर्विस। वो पैस में आता है, पैस में, वो पैस में आएगा। पैस में, पैस में नहीं, वो सारा पैस में। ओके, अब लेकिन जो बात यहाँ पर है वो जो है कि ठीक है, सर्वरलेस, सर्वरलेस एक, हम कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा कॉस्ट आपको कहाँ आता है, बेयर मेटल में, अगर आपका अपना सर्वर हो। फिर आपने उसको IaaS जो वर्चुअल VM के लेवल पे बना दिया, फिर आपका आता है पैस,
फिर आपका आता है SaaS, ठीक है, और उसके बाद आता है आपके पास सर्वरलेस। ये कॉस्ट मॉडल है, ठीक है, कॉस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है और सबसे कम यहाँ पर है। सर्वरलेस की कॉस्ट में, क्योंकि आप सिर्फ कोड डिप्लॉय करते हो, इनफैक्ट कोड डिप्लॉय भी नहीं करते हो, आपका कोड रन एग्जीक्यूट होता है रन टाइम पे, ठीक है। आपका कोड किस सर्वर पर है आपको इससे कंसर्न नहीं होता, कहाँ से डिप्लॉय होता है, वो स्केल अप होता है स्केल डाउन होता है, अगेन आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये सारा सब कुछ ऑडियो लिंक, मेरा ख्याल है कि नेट खराब चल रहा है शहजाद भाई का। ओके, तो सर्वरलेस आपकी कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कम है। लेकिन बात यह है कि अगर मेरा एक कोड है जो मेरे जावा पे बनाया हुआ है, ठीक है, और वो जावा का वो कोड मैं सर्वरलेस पे चलाऊं या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे चलाऊं, मेरी जात पे फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल कोई फर्क नहीं है, ठीक है। क्योंकि पैस में भी आप जो है उसका सारा आर्किटेक्चर जो जिम्मेदारी आपकी नहीं होती, आपकी सिर्फ एप्लीकेशन की होती है। सर्वरलेस में भी आपकी जिम्मेदारी कोड लेवल की है, बाकी तो वो सारा खुद ही मैनेज करेंगे। लेकिन जो बारीक फर्क आता है सर्वरलेस और पैस में, वो ये आता है कि पैस इज लिमिटेड टू सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर आप गूगल का पैस ले रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि वो प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी सपोर्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। सर्वरलेस आपकी अपनी प्रोग्रामिंग है, आप अलाउड हैं जो कुछ भी, मतलब जो कुछ भी इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। सर्वरलेस में, पैस में आप ओरेकल का यूज कर रहे हैं अगर पैस प्रोडक्ट, तो आप देखेंगे कि वो क्या क्या मुझे अलाउ करता है। अगर अमेजोन का यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि यार मुझे वो क्या क्या करता है, बहुत सारे C# देते हैं। अब फर्ज करो कोई एग्जाम्पल, अब मुझे आपको चाहिए C++, हो सकता है कोई भी ना दे आपको, वो कहते हैं नहीं हमारे लिए तो ये बहुत ओल्ड हो गई है ये टेक्नोलॉजी, अब हम नहीं, हमारा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे ये लैंग्वेज हम सपोर्ट नहीं करते, तो उसके लिए आपको सर्वरलेस है। दूसरी चीज ये कि पैस जितनी भी ऑफरिंग होती है वो बाय डिफॉल्ट वो आपको स्केलिंग ऑप्शन नहीं देते, ठीक है। वो ये कहते हैं कि आप ये हमें इतना पैसा दें, आपकी एप्लीकेशन चलेगी। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन की ज्यादा यूजेज होगी तो हम स्केल कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट मिलती नहीं है आपको स्केलिंग करनी पड़ती है। मैंने एक जगह आर्टिकल पढ़ा था, उसने बड़े अच्छी एग्जांपल दी थी मुझे, मतलब मुझे वो उससे ज्यादा समझ में आया। उसने कहा कि आप यूँ समझ लें कि आपके घर में एक वाटर टैप, बाहर से पानी आ रहा है और आपने यहाँ पे ना एक नलका लगाया हुआ है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आपके घर में एक नेस्ले की बोतल है वाटर जो लगी रहती है, ठीक है। ये जो नेस्ले की बोतल है ना, ये समझ लो ये पैस सर्विस है। कोई बंदा आके आपको ये 5 लीटर या 10 लीटर की कैपेसिटी का पानी देता है। जब आपके पास आ गया ये पानी, तो अब आपके पास पूरी वो इजाजत है कि आप वो कितना पानी यूज करते हैं। लेकिन अगर जैसी आपको 10 लीटर से पानी ज्यादा जाएगा, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके पास इनफ सप्लाई है पीछे से टू सपोर्ट एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है। लेकिन ये जो सीन है यहाँ पे, ये जो वाटर डायरेक्ट आ रहा है, ये यूं समझ लें कि ये है सर्वरलेस। जितना आपको चाहिए आपने खोला, इस्तेमाल किया और बंद कर दिया। जब आपने बंद कर दिया, आपका मीटर बंद हो गया, आपको मजीद पे करने की जरूरत नहीं है। इस चीज में आपने एक तरीके से थोड़ा सा प्री पे एक्स्ट्रा किया हुआ है। अब अगर आप घर में अकेले बंदे हो, आपने 10 लीटर की बोतल मंगा ली है, आप भले एक गिलास ही 2 गिलास ही दिन में पी रहे हैं, लेकिन यू आर पेइंग फॉर 10 लीटर, ठीक है। और ये सब्सक्रिप्शन है,
कि भाई हम हर महीने बाद आपको एक बोतल दिया करेंगे। अब आप भले उसको पूरा खत्म करते हैं नहीं करते, लेकिन सब्सक्रिप्शन है। अगर आप सब्सक्रिप्शन पे नहीं जाएंगे तो वो आपको बोतल महंगी पड़ेगी, जो वो पे एज यू गो मॉडल में आ जाएगा। पे एज यू गो मॉडल एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में होता है कि हर महीने आपको वो 2 बोतलें ला के दे देंगे, लेकिन आपके इस्तेमाल के लिए नहीं है। तो अगेन बिजनेस नीड में बहुत फर्क है कि अगर आपको बहुत ही लिमिटेड कॉस्ट पे काम करना है, पे एज यू गो, बहुत ही ज्यादा मतलब जितना इस्तेमाल करना है, तो आप सर्वरलेस पे जाएं। दूसरी चीज ये कि आपकी जो लैंग्वेज है, कोडिंग है, अगर वो उस लैंग्वेज पे हुई हुई है जो वाइडली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आपके पास ज्यादा चांसेस हैं कि आप उसको सर्वेलेंस पे चला सकते हैं रादर पास। क्योंकि पास हो सकता है AWS चला दे, अज्योर ना चलाए, गूगल ना चलाए, ओरेकल ना चलाए, डिपेंड करता है। तो दूर से देखोगे तो सर्वरलेस और पैस आपको बहुत करीब करीब नजर आएगी, क्योंकि आप सिर्फ एप्लीकेशन या कोड लेवल पे बात कर रहे हो। पैस पे भी आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो एज अ कोडिंग, सर्वरलेस में भी आप कोड देते हो। सिर्फ फर्क ये कि सर्वरलेस में आपके पास वैरायटी है, आप कोई सी भी कोडिंग यूज कर सकते हो, कोडिंग की जिम्मेदारी आपकी है, वो चलाएंगे। पैस में प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है कि वो आया सपोर्ट करता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या नहीं। दूसरी, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सर्वरलेस जो है इज ऑलवेज गोना बी चीपर कंपेयर टू पैस, क्योंकि पैस में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैपेसिटी खरीदनी पड़ती है। और जब स्केलिंग अप या डाउन की बात हो तो आपको देखना पड़ता है कि क्या मेरे पास जो सप्लायर है वो मुझे स्केल अप कर सकता है उतनी फ्रीक्वेंटली जितना मैं चाहता हूं या नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली पीछे कहीं ना कहीं आपका कोड किसी न किसी सर्वर पे तो डिप्लॉय होता ही है, हवा में तो नहीं होने सरा। तो ये चीजें, क्योंकि अक्सर और बेशतर अक्सर मैं यहाँ पे भी मैं देखता हूँ इंजीनियर से जब हमारी बात चल रही होती है या वर्कशॉप होती है, तो अक्सर लोग इस चीज पे कंफ्यूज होते हैं कि यार हम पैस क्यों नहीं इस्तेमाल कर ले, हम सर्वरलेस पे क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट या AWS आपको समझाता है, वो भी इसी तरह समझाता है कि आपका बिजनेस केस मैटर करता है, आपकी टेक्नोलॉजी मैटर करती है कि आप किस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर ज़्यादा हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो सर्वरलेस टेक्नोलॉजी पे जाए। ठीक है, अब ये तो हो गई सर्वरलेस की बात। शहजाद भाई आप हमारे साथ हैं? जी अहमद भाई, ओके, लेकिन आज ना इंटरनेट बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, बहुत ठीक है। ज्यादा, वो मोबाइल डाटा रिकॉर्डिंग, भी। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है इंशाल्लाह। अब मैं आप शेयर तो करूंगा आपके साथ। जी जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी अहमद भाई। तो ये तो हमने एक सरी बात करी कि सर्वरलेस। सर्वरलेस इज ऑल अबाउट डिप्लॉइंग एंड रनिंग कोड। ठीक है, अब एक वेब आर्किटेक्चर देख लें। एक पीसी है आसिम भाई का, ठीक है, जिनका पीसी है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। वो लिखते हैं http://bbc.co.uk। वो जाती है कहीं पे राउटर पे, राउटर से किसी फायरवॉल पे एक HTTP का या IIS का सर्वर चल रहा है। इस सर्वर के साथ एक डेटाबेस अटैच है। तो जब उनकी रिक्वेस्ट आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, और उस डेटाबेस ने यहाँ से लिया और उनको ये उनका रिटर्न पाथ बन गया। अब आसिफ भाई के पास ऑप्शन है कि वो पूरे को इस पूरे को नंबर 1 फिजिकल सर्वर पे चला सकते हैं। दूसरा IaaS या वर्चुअल मशीन पे चला सकते हैं, या वो अपना HTTP जो है पैस पे चला लें और डेटाबेस
IIS पे चला लें या पैस पे चला लें, ठीक है। चौथा ऑप्शन उनके पास है कि वो इस पूरे चीज को एज अ फंक्शन कर लें। इसमें और इसमें जी जब तक ये पूरा नेटवर्क चलेगा, ऑन रहेगा, बिलिंग ऑन रहेगी, यू विल बी चार्ज्ड फॉर रनिंग दिस इन्वायरमेंट रिगार्डलेस तो कोई बंदा यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजता है या नहीं भेजता, कोई आपकी वेबसाइट पे आके देख रहा है या नहीं देख रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका कॉस्ट चल रही है, यू आर इनकरिंग कॉस्ट बिल। पैस में अब यही चीज पैस में आ जाए, क्योंकि पैस में आप कहते हैं पे एज यू गो या पे एज यू नीड, यही चीज ये पैस में लगा हुआ है। तो ये पूरा नेटवर्क खड़ा हुआ है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो प्लेटफॉर्म उनको जो पैस का प्लेटफॉर्म ओनर है वो उनको क्या चार्ज करता है। वो कहता है ठीक है, आप शुरू में आप मुझे $20 दिया करें एज अ स्टैंडिंग फी, लेकिन उसके बाद जितना आपका ये इन्वायरमेंट यूज होगा मैं आपको $1 पर आवर के हिसाब से चार्ज करूंगा, ठीक है। ये एक सेटअप है। इसी चीज को अगर वो ले आते हैं सर्वलेस या फंक्शन फॉर्म में, तो ही विल ओनली पे 10 cents पर मिनट। जब ये फंक्शन कॉल होगा बिलिंग होगी, यानी कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आया तो चार्ज होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। अगर आप लोगों में से जिसने भी ये साइट देखी हुई है http://cloudguru.com, ये पूरी सर्वरलेस पे बनी हुई है, पूरी की पूरी। जिस वक्त आप ये प्रेस करते हैं अपने ब्राउजर से, उस वक्त ये जाता है और ये फंक्शन इन्वोक होता है, पूरा ये आर्किटेक्चर आपके लिए खड़ा होता है और फिर आपको रिस्पॉन्स आता है। हाँ, एक दफा मतलब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हॉट लैम्डा और कोल्ड लैम्डा में, क्योंकि उन्होंने AWS में किया हुआ है। लेकिन एक दफा किसी जैसे मेरे से पहले आसिम भाई गए वेबसाइट पर, तो क्योंकि उनके लिए ये प्रोविजन हो चुकी थी, इसलिए मुझे उतना टाइम नहीं लगेगा जब मेरी रिक्वेस्ट जाएगी। लेकिन होता यह है कि अगर कोई फर्ज करें अभी तक कोई बंदा नहीं गया, पहली रिक्वेस्ट जब जाएगी, फर्ज करें ये राउटर है या लोड बैलेंसर है, जब ये देखेगा तो उसके ऊपर एक फंक्शन लिखा होगा जो चेक कर रहा होगा कि क्या कोई बंदा इस वेबसाइट पे आ रहा है या नहीं। जैसे उसको ये चेक मिलेगा, वो ये कोडिंग रन करना शुरू कर देगा। उस कोडिंग की वजह से ये पूरी डिप्लॉयमेंट विद इन मिली सेकेंड्स टू सेकेंड्स तैयार होगी, मतलब कहते हैं 3 सेकेंड्स में खड़ी हो जाती है। इट टेक्स जस्ट 3 सेकेंड्स टू सेट अप द होल इंफ्रास्ट्रक्चर विद द करेक्ट प्रोविजनिंग के वो जाए, क्योंकि 3 सेकंड के बाद तो कस्टमर कहता है यार क्या बकवास है कि मेरी वेबसाइट भी नहीं खोल रही। 3 सेकंड में ये चीज पूरी आपकी बन के तैयार होके आपको मिलती है। फिर वो राउटर इंफॉर्मेशन आगे या लोड बैलेंसर वो रिक्वेस्ट भेजता है आगे और उसको रिस्पॉन्ड वापस आता है। तो दिस इज योर फंक्शन, जो जिसको हम कहते हैं सर्वलेस फंक्शन, जिसको हम अपने नॉर्मल AWS की जबान में हम कहते हैं कि लैम्डा फंक्शन है। इसी तरह सर्वरलेस जब हम अज्योर की दुनिया पे बात करते हैं तो हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, वन इज फंक्शन एंड सेकेंड इज ऐप लॉजिक। फंक्शन क्या है? सेम कॉन्सेप्ट एज लैम्डा, मतलब यू डिप्लॉय कोड, पूरा कोड को यहाँ पे सिर्फ आपको कोडिंग है। कोडिंग में आपके पास C#, जावा, पाइथन एंड मैनी मोर, पूरी हर चीज आपके कोड पे, जो आपका प्रोग्रामर कोड लिख सकता है, कोड एग्जीक्यूट कर सकता है, वो चलेगा। नंबर 1, यानी कि कंप्लीट ऑटोनोमस है आपके पास, कंप्लीट आपके पास राइट होते हैं जब आप फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं होते, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स नहीं होते, कोडर्स नहीं होते, लेकिन वो भी ये करना चाहते हैं सर्वरलेस टेक्नोलॉजी पे।
तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है ऐप लॉजिक। ऐप लॉजिक का दूसरा जो जिस जिस कैटेगरी में आता है ना, इसको हम कहते हैं नो कोड या लो कोड। अगर किसी ने पहले नाम सुना हो, नो कोड और लो कोड एक नई टर्मिनोलॉजी आई है जिसका काम यह है, जैसे जैसे इजाज को और नवेद को इस चीज का पता होगा कि हम लोग वो यूज करते थे, ये ड्रीम वीवर हाँ वेबसाइट वेबसाइट के लिए। ठीक है, हम्म, हम क्या करते थे, ड्रैग एंड ड्रॉप है, तस्वीर का आइकन डाल दो, बटन डाल दो। वेब पेज के लिए हम कोडिंग नहीं लिख रहे होते थे। यस, हम सिर्फ वो विजुअल स्टूडियो क्या कोडिंग ऑटोमेटिकली पीछे वो बैकग्राउंड में होती रहती कोडिंग थी। पीछे खुद ब खुद कोडिंग हो रही होती थी। आप सिर्फ वो ऑब्जेक्ट विजुअली देख के उनको प्लेस करते थे, आप डिवाइडर बनाते थे, आप हेडर बनाते थे, आप कुछ करते थे, और जब एग्जीक्यूट करते थे तो आपका प्रोग्राम चल जाता था, आपकी वेबसाइट आपको नजर आ रही होती थी कि किस तरह की है। ठीक है, लेकिन फंक्शन पे अगर बात करो तो पूरा HTML का सिंटैक्स, ब्रैकेट, पूरा आपको सब लिखना पड़ेगा। तो सर्वरलेस में हमारे पास अज्योर की दुनिया में दो ऑप्शंस है, फंक्शंस, ऐप लॉजिक। एंड आई डोंट नो एक्चुअली कि अब ये नवेद या एजाज ही बता सकते हैं कि ऐप लॉजिक टाइप की AWS पे कोई सर्विस है या नहीं। नहीं, मुझे नहीं पता भाई आप लॉजिक। जो कम से कम जब तक मैं पढ़ा था उस वक्त तक तो कुछ नहीं थी, खाली लैम्डा ही था। मेरे भी ध्यान से नहीं गुजरी। ये लैम्डा, ये फंक्शन तो है लैम्डा के नाम से। हाँ, लैम्डा फंक्शन था, उसके अलावा कोई सर्वरलेस मुझे और कुछ ऐसी चीज हाँ नजर नहीं नहीं आई। थी। ऐप लॉजिक जो है ना, ये बहुत ही, क्योंकि अब इससे अगर तुम इसका कभी पोर्टल देखो ना, तो आपके पास जैसे इस तरह कुछ बना हुआ होता है। एक एग्जांपल दूं मैं, शायद इजाज ने, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट इन चीजों में काफी आगे है। आपके पास पोर्टल होता है, उसमें यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट्स लगे होते हैं। तो आप कहते हैं कि फर्ज करो ये मेरा ये मेरा वो है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर से जब आएगी रिक्वेस्ट मेरे IIS सर्वर पे, तो मेरी IIS सर्वर जो है मेरा टेस्ट डॉट जावा एग्जीक्यूट करेगा। जब वो यहाँ से जावा एग्जीक्यूट करेगा तो उसका रिजल्ट जो है मेरे SQL.db में चला जाएगा। फिर यहाँ से मेरी BI डैशबोर्ड रिपोर्ट आएगी और वो जनरेट होगी और वो मेरे वेब पेज पे आ जाएगी। अब ये सारी चीजें आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, आप किसी की भी कोडिंग नहीं लिख रहे। ठीक है, लेकिन उस हर ऑब्जेक्ट के पीछे की कोडिंग खुद हो रही है। हो ये रहा है, जब आप इस चीज को रन करते हैं तो जैसी कोई रिक्वेस्ट पीछे से लोड बैलेंसर पे आती है, IIS सर्वर पे जाती है, IIS सर्वर कहता है कि इसको टेस्ट डॉट जावा का रन करो, उसका डेटा SQL.db में सेव करो, SQL.db से इस रिपोर्ट पे डालो और रिपोर्ट जो है ना एग्जीक्यूट कर दो। यानी कि ये वो काम है कि अगर मैं अपने बच्चों को भी सिखाऊं और आप लोग अपने बच्चों को सिखाएं तो वो भी थोड़ी देर दिनों के बाद इन चीजों को करने लगेंगे। ये पूरी कॉन्सेप्ट है नो कोड या लो कोड के कॉन्सेप्ट के नाम से। इसको हम कहते हैं ऑटोमेशन और कैस्ट्रेशन। ये ऑर्केस्ट्रेशन है। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं आप, अपने खुद ही लॉजिक बना रहे हैं कि यार ये चीज पहले हो, फिर ये चीज हो, ये हो, ये हो। पूरा आपने सीक्वेंस बना दिया, रन कर दिया, उसकी कोड जनरेट हुआ, कोड खुद ही चल गया प्लेटफॉर्म पे और वो चल रहा है, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन एक्चुअली आपने क्या किया है, ऑर्केस्ट्रेट। अगर ये चीज इस्तेमाल नहीं करते तो आप हर चीज की जाके अपनी खुद कोडिंग लिखते। तो अब सवाल ये पैदा होता है, लोग कहें कि यार फिर मैं ये क्यों इस्तेमाल करूं और ये क्यों इस्तेमाल करूं। यह डिसीजन, अगर आप हाई लेवल कोड लिख रहे हैं, यानी कि आपका कोड ऐसा है जिसमें काफी लॉजिक्स हैं, जिसमें एक जिसे हम कहते हैं ना उसे डिटेल लेवल की नेस्टिंग हुई हुई है, तो फिर आप वो फंक्शन लेवल पे कर सकते हैं। वो आप ऑर्केस्ट्रेशन, क्योंकि ऑर्केस्ट्रेशन में बेसिक फंक्शन आप कर सकते हैं। हाँ भाई, एक बंदा पीछे से उसकी एक वेबसाइट आई है next.co.uk, फिर मैं क्या करूं। लेकिन अगर आप कोई स्पेशल फंक्शन करना चाह रहे हैं कि नहीं, अगर कोई बंदा next.co.uk से आया है
और अगर उसका अकाउंट ये है तो उसको ये वाला पेज पहले दिखा दो, मतलब कस्टम लॉजिक या बिस्पोक लॉजिक के साथ अगर आपने काम करना है तो फिर आपके लिए ये वाला टूल इतना फायदेमंद नहीं है, फिर आपको फंक्शन के लिए उतना ही है। तो मतलब कहने का मेरा मकसद ये है कि सर्वरलेस की दुनिया में अज़ूर के पास दो चीजें, फंक्शन या लॉजिक एप्स। लॉजिक एप्स आसान है लेकिन लिमिटेड है, फंक्शंस आजाद हैं, फुल कंट्रोल है, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी कोडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये फर्क है। ये आपको समझ में आती है पॉइंट? नहीं ये सॉरी, कोडिंग जो ये मेरे सर पे से गुजर गया, फंक्शन और एप लॉजिक का दोनों में डिफरेंस क्या है और मतलब किस जगह पे क्या यूज करना है। ऑर्केस्ट्रेशन का तो मेरे, चलो मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि क्या हो सकती है ऑटोमेशन या ऑर्केस्ट्रेशन की, लाइक लेकिन ये कि मुझे इसकी ऐप लॉजिक और ये नहीं समझ में आई। ओके, इसके अलावा इजाज, आसिम भाई, शहजाद भाई। मुझे सर आया समझ में, लेकिन मुझे ये चीज़ है कि जो आप फंक्शन में जो या ऐप लॉजिक में जो आप करेंगे उसमें आपको नेटवर्किंग का भी कोई कोडिंग करनी पड़ेगी या नहीं, कि मेरा वहाँ पे इतना वीएम बने, ये वाला हो ऐप मेरी एग्जीक्यूट हो, या मतलब कि इस तरह की भी कोई नेटवर्किंग की भी या स्टोरेज की भी उसमें फंक्शन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा हमें, या ऐप लॉजिक से रहना पड़ेगा, या फिर वो ऑटोमेटिकली उनसे उनको पता होता है कि इसकी क्या है, ये लॉजिक इसकी क्या है, पीछे नेटवर्किंग वाला सिस्टम या स्टोरेज वाला सिस्टम कोडिंग के अंदर लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? ओके, ठीक है यार। मैं तो अभी यही इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा गया हूँ कि ये ऑर्केस्ट्रेशन वाली जो नवेद बात कर रहा है उसमें मैं गड़बड़ा गया हूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं हो रही। ऑर्केस्ट्रेशन की ईमानदारी के मेरे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल है, मैं अगर कोई इजाजत दे तो मैं देता हूँ। इजाजत में कैसी इजाजत? इजाजत अच्छा है तो भाई देखो, आपने कभी वो देखा होगा, म्यूजिशियन देखा होगा आपने कभी, कोई म्यूजिक कोई प्ले कर रहा होता है तो सामने उसके एक मास्टर खड़ा हुआ होता है। ये मैं मेरी अपनी नहीं है, ये मैं खेप रहा हूँ कहीं से, ये बैकग्राउंड में यार। हाँ तो कंडक्टर है वो। नहीं, जैसे कि मिसाल के तौर पे जो आपका म्यूजिशियन होता है वो खड़े हुए डायरेक्शन दे रहा होता है स्टिक लेके, हाँ हाँ, साथ में कंडक्टर उसके कह रहे भाई हो वो ना। पियानो वाला भी खड़ा हुआ होता है, ड्रमर भी होता है और बांसुरी लेके भी खड़ा हुआ होता है। वो हर एक को इंडिविजुअली जो है ना इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि किस टाइम पे किस वक्त किसने क्या काम करना है, किस वक्त बाजा बजाना है, किस वक्त ड्रम बजाना है, किस वक्त पियानो ने प्ले करना है, किस वक्त कौन सा म्यूजिक नोट किसने प्ले करना है बेसिकली। सो बेसिकली दे ऑल आर इंडिविजुअल फंक्शंस, जैसे पियानो हो गया, ड्रम हो गया, गिटार हो गया, वो बाजा हो गया, बांसुरी हो गई। दे ऑल आर इंडिविजुअल फंक्शंस जिसको हम कह सकते हैं कंप्यूट, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी और व्हाटएवर आप इसको नाम दे दें। लेकिन इनको एक रिदम में काम करने के लिए, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करने के लिए, टू परफॉर्म अ बिगर टास्क, उनको एक मास्टर की ज़रूरत है जो उनके सामने म्यूजिशियन खड़ा हुआ है और उनको डायरेक्ट कर रहा है, और वो उनको एज अ मास्टर जो है उसे काम करवा रहा है या म्यूजिक प्ले करवा रहा है, वो न्यू नोट्स प्ले कर रहे हैं। सो दैट्स कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेशन। या इसकी एक एग्जांपल आप ऐसा ले सकते हैं कि फुटबॉल टीम मैनेजर है, उसने कुछ सेंटर फॉरवर्ड रखे हुए हैं, स्ट्राइकर रखा हुआ है, डिफेंडर कौन है, गोलकीपर कौन है, ये सारे मिलके डिफरेंट आपके जो है इंडिविजुअल फंक्शंस हैं, और मिलके क्या कर रहे हैं, वो एक स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, और हर कोई अपना इंडिविजुअली एक अपना इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है फंक्शन। सो दैट्स आल्सो कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेशन। मतलब ये दो मैंने एग्जांपल जब मैं पढ़ रहा होता था तो ये मैंने उस वक्त मुझे पता लगी थी, तो उससे मुझे फिर समझ में आई थी। ओके, पहले फंक्शन को देख लो। अगर आपका फंक्शन क्या है, आपकी एक वेबसाइट है, नवेद traders.com, ये आपकी वेबसाइट है। ये वेबसाइट आपने किस पे बनाई हुई है? HTML, CSS और कोई बैकएंड आपकी पाइथन पे या ASP.NET पे चल रही है, ठीक है। अब
इसका फंक्शन क्या है इस पूरी वेबसाइट का, कि कस्टमर आता है वेबसाइट पर, पहला काम करता है वो ब्राउज करता है, ब्राउज करके वो चेकआउट पे जाता है, चेकआउट पे जाने से पहले वो उसको अकाउंट बनाना पड़ता है, अकाउंट बनाने के बाद वो पेमेंट्स पे जाता है, पेमेंट करके वो उसको ईमेल कंफर्मेशन आती है, ठीक है। कि ये काम करता है ना navedtraders.com पे, तो नवेद जो भी बेच रहा है अपनी वेबसाइट पर, वो ये स्टेप चलते हैं आपके, ब्राउज, चेकआउट यानी कि चेकआउट यानी कि बास्केट, फिर चेकआउट, अकाउंट, पेमेंट, ईमेल कंफर्मेशन। अब ये काम आसिम भाई ने या इजाज ने या शहजाद भाई ने करना है, तो देखो उनको क्या क्या चाहिए। उनको चाहिए कि कोई बंदा उनके लिए HTML पे वेबसाइट बनाए, फिर बैक एंड के लिए ASP.NET या पाइथन की स्क्रिप्ट लिखे, जो कि उनके चेकआउट की बिजनेस, जो उनका अकाउंट डिटेल, उनकी पेमेंट, उनकी ईमेल कंफर्मेशन, ये सारा फंक्शन चलाए, चेक करे। ऑफ कोर्स इसके अगर इनका आर्किटेक्चर देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि एक सर्वर है IIS सर का, एक सर्वर है डेटाबेस का, एक सर्वर आपके पास और होगा एक्सटर्नल होगा जो पेमेंट गेटवे होगा, भले वो आपका वीज़ा का हो या आपका कोई क्रेडिट कार्ड का हो या थर्ड पार्टी हो। ये तीन बड़े बड़े आपके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसपे आपका चलेगा। अब इस चीज को चलाने के लिए हम क्या करते रहे आज तक, एक फिजिकल मशीन खड़ी करी, वर्चुअल मशीन, एक डेटाबेस खड़ा किया, और फिर उस डेटाबेस से API कम्युनिकेशन करी अपने थर्ड पार्टी गेटवे को, ठीक है, पेपैल को, जिससे भी आप पैसे ले रहे हैं, या किसी पेमेंट ब्रोकर से जो HSBC, हैलिफैक्स, इन बैंकों से वो डील करता है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपका ये टोपोलॉजी होती है, ये नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, ये फिजिकल आर्किटेक्चर आपको इस तरह होता है। जब वो IAS करते हैं तो IAS की वो अपनी उनका जो डेवलपर है वो कोडिंग यहाँ पे डालता है, डेटाबेस में उनकी कोडिंग जहाँ पे डालता है, पेमेंट की कॉन्फ़िगरेशन बनी होती है, ये सब अलग अलग काम हुआ और ये चीज चल रही होती है। अब ये पूरी चीज आप रिप्लेस करना चाहते हैं किससे, फंक्शन से। जब आप कहते हैं ये मैं इस चीज को पूरे आर्किटेक्चर को फंक्शन से रिप्लेस कर रहा हूं, तो इसका मतलब है जब फंक्शन नहीं चल रहा तो ना आपका कोई IAS का सर्वर है, ना आपका कोई डेटाबेस का सर्वर है, ना ही आपका कोई पेमेंट गेटवे से बात हो रही है, जीरो, कुछ नहीं है आपका। अब आपका कुछ रिक्वेस्ट पीछे से आती है और कोई चीज ट्रिगर होती है, एक मैकेनिज्म ट्रिगर होता है। उस ट्रिगर के मैकेनिज्म के नतीजे में क्या होता है कि आपका एक IAS सर्वर खड़ा होता है, आपका एक डेटाबेस सर्वर खड़ा होता है, आपका एक पेमेंट गेटवे जो खड़ा है वहां से उसके साथ कम्युनिकेशन होती है, ये पूरी चीज खड़ी होती है। जब खड़ी हो जाती है तो अब यूजर आता है, वो ब्राउज करता है, वो बास्केट में चीजें डालता है, वो चेकआउट करता है, उसको ऐसे ही लगता है जैसे मतलब ये सिनेरियो सेम है। जैसे ये रिक्वेस्ट खत्म होती है ये पूरा इन्वायरमेंट खत्म हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये पूरा इन्वायरमेंट सेटअप होने से लेकर एग्जीक्यूशन तक किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है या मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसमें आप लिखते हैं कि ये कोई रिक्वेस्ट आए तो ये करो, एक सर्वर खड़ा करो, सर्वर में ये एप्लीकेशन डालो, और अभी हम आगे चल के आगे देखेंगे टूलिंग में कि वो एप्लीकेशन आती कैसे है उस सर्वर में, ठीक है। गिटहब है, या हमारे पास एज़्योर का ADO है जहाँ से हमारे पास कोडिंग होती है, हम वहां से फैच करते हैं। ये कहने का मकसद ये कि ये पूरी इंस्ट्रक्शन आप अपनी कोड में लिखते हैं जास आसिम भाई, और जब लिख लेते हैं तो वो आप क्या करते हैं कि एज़्योर के
लोड बैलेंसर पे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे डाल दिया है। अब जैसे ही उसने चेक किया कि यार कोई रिक्वेस्ट आई है navedtraders.com से, उसने सबसे पहले क्या उस कोड को चलाया। उस कोड के नतीजे में पूरा इन्वायरमेंट खड़ा हुआ, और उस इन्वायरमेंट खड़े होने के बाद चीजें आपकी चली जैसे चलती हैं, और जैसे ही वो कोड खत्म हो गया आपका ये इन्वायरमेंट खत्म हो गया। दिस इज फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई सवाल फंक्शन से रिलेटेड, मैं अभी आगे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ फंक्शन पे रुकना चाहता हूँ कि यहाँ पे फंक्शन का सबको समझ में आया या नहीं आया। या ये एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड की नहीं काउंट होगी, जिसके अंदर हम पूरा कोड लिखते हैं कि हमें कितने ना अब तुम अब मैं बता एग्जैक्टली वो जो आसिम भाई ने सवाल किया था कि फंक्शन में आप सिर्फ एप्लीकेशन कोड लिखते हैं, खाली एप्लीकेशन कोड। ठीक है, जाहिर सी बात है इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए एक लोड बैलेंसर लगेगा, कोई फायरवॉल लगेगा, उसके रूल्स लगेंगे, वी नेट होगा, है आईपी एड्रेसेस होंगे। ये सारी चीजें जो होती है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड में आती है, वो फंक्शन में नहीं आती। फंक्शन इज ओनली अबाउट योर कोड। आपकी वेबसाइट है navedtraders.com, तुम्हारी वेबसाइट थी, तुम्हें पता था कि तुम्हारी वेबसाइट का HTML पेज है, उसके बैकएंड पे एक ASP.NET की स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ठीक है, जो किसी डेटाबेस से काम करती है, जो पेमेंट गेटवे आती है, API जाता है, API का रिस्पॉन्स आता है, ये सारा काम चलता है ना पीछे, ये तुम अपना कोड में डालोगे। ये आप स्टैटिकली डिफाइन नहीं करते कहीं सर्वर पे, आप अपने कोड में डालते हो। जब वो कोड एग्जीक्यूट होता है तो आपको नजर ऐसे आता है कि जैसा आपको पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड में आते हैं। लेकिन IaaS की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये सारी चीजें फंक्शन एलिमेंट्स हैं। नवेद जी सही, मतलब जो मैं समझा वो ये है कि आप फंक्शन जो है बेसिकली एप्लीकेशन लेवल प्रोग्रामिंग है, जिसके अंदर यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिप्लॉइंग और मैनेजिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टफ, जिसके अंदर वर्चुअल मशीन या डेटाबेस वगैरह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन का कोड लिखना है, और उसके लिए जो पीछे जितने रिसोर्सेज चाहिए हैं वो आपका प्रोवाइडर खुद ही प्रोवाइड करेगा, डेटाबेस हो चाहे सिक्योरिटी हो उसकी, कुछ भी हो। अब आपको ये IaaS का सर्वर 64 GB रैम का है, 128 रैम का है, ये कहीं ये आप डिफाइन नहीं करते क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड में आता है, वो जिम्मेदारी आपकी नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक, बिल्कुल सही सही समझ गए। आप कोई भी नेटवर्किंग रूल्स नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि पोर्ट 443 और पोर्ट 80 अलाउ करो या नहीं करो, इससे आपका ताल्लुक ही नहीं है। एग्जैक्टली जैसे तुमने उसकी अभी एग्जांपल दी थी कि ऑर्डर प्लेस करता है कस्टमर, तो उस कस्टमर को ऑटोमेटिकली कंफर्मेशन की ईमेल चली जाए कि भाई आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है और इट विल बी डिस्पैच, तो वो उसका एक फंक्शन हो गया कि ऑटोमेटिक ईमेल जाने का एक फंक्शन आपने अपनी एप्लीकेशन में लिख दिया कि जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो, पेमेंट कंफर्मेशन थ्रू हो, उसको जो है ऑटोमेटिकली रिप्लाई चले आए कि भाई ये एक फंक्शन आपने बना दिया। या डिलीवरी का स्टेटस हमें अमेजोन में कुछ ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें जो है वो जैसे ही ड्राइवर डिलीवरी लेके निकलता है आपको एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया है, अभी आप चाहे तो उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये एक आपका एक फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन हो सकता है। बिल्कुल सही ठीक है, समझ हम तो ईमेल नोटिफिकेशन पे रुक गए ना, आगे ट्रैकिंग तक भी जा सकते हो, लेकिन मैं मतलब रुक गए। मतलब ये है कि आपको सिर्फ अपने कोड से मतलब है, यानी दूसरे अल्फाजों में अपने बिजनेस से मतलब है। वो पूरा करने के लिए अजोर या AWS कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इससे आपका कोई लिंक है ही नहीं। आसिम भाई जी भाईजान, समझ लग रही है, बिल्कुल समझ ये समझ में आया था आपके कि नेटवर्क फायरवॉल रूल्स VM बनाना ये आपका काम नहीं है, वो हम IAC में वो IC में करते हैं हम। फंक्शन में सिर्फ आप अपनी एप्लीकेशन, यानी कि दूसरे अल्फाजों में, दूसरा अगर बहुत ही सिलसिला करना है, आपने अपनी
निहारी की रेसिपी लिख के पूरी तरीका शेफ को दे दिया कि भाई बना, कैसे बनाता है, कौन सा हंडिया इस्तेमाल करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने अपनी पूरी इंस्ट्रक्शन दे दी कि मुझे ये चीज चाहिए, जब भी कोई कस्टमर आए उसको ये चीज मिलना चाहिए। सही सही सही, तो समझ लगी। आपने क्या दिया, उसको कोड दिया है। जी, अब वो बाजे तीन तीन किचन में जाके काम जैसे करता है। जैसे रेस्टोरेंट में हम ऑर्डर देते हैं कि मैं भी जो है जैसे हमें क्या कहते हैं कढ़ाई ला दे, तो अब रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में गए हैं, जो ग्रोसरी की शॉप पे जाके थोड़ा कहेंगे यार हमें कढ़ाई बना दो। हाँ, ठीक है, लेकिन जब हम लेकिन फर्क है ना, फर्क ये है कि यहाँ पे जो आप उसको कह रहे हैं ना कढ़ाई बनाओ, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट दे रहे हो उसे। जी आप उसकी रिक्वायरमेंट पे नहीं जा रहे हो कि आप टेस्ट ऑफ पाकिस्तान पे गए तो वो अपनी तरीके से कढ़ाई बनाता है। आप जी साउथ हॉल चले गए तो वो अपनी तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे आप अपनी स्पेसिफिकेशन खुद लिख के लेके जा रहे खुद हो लिखते हैं। और कह रहे हो कि मुझे इस गोश्त का ऐसा बना के दो। सही है, समझ लगी सर, ठीक है, बिल्कुल समझ लगे। ये है फंक्शन। फंक्शन सही। तो फंक्शन को करने के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है, नवेद की क्या जिम्मेदारी है कि वो कोड लिखे और वो लिखे। कोड किसको दे दे, माइक्रोसॉफ्ट वालों को। बिल्कुल कोड नवेद का, माइक्रोसॉफ्ट उसको चलाएगा। चलाएगा, बिल्कुल ठीक सही। है, माइक्रोसॉफ्ट की जिम्मेदारी चलाना है, लेकिन चलाना। कोड का फंक्शन जैसे ब्राउज करना, चेकआउट करना, अकाउंट बनाना, पेमेंट करना, ईमेल कंफर्मेशन, ये सारी चीजें किसकी जिम्मेदारी है, नवेद की, कोड वालेगी, बिल्कुल नवीद भाई कोडर की है, जो कोड कर रहा है। ठीक है सर, ये हमारा फंक्शन है। ओके, इसको सेव करो। अब आ जाओ दूसरा, लॉजिक एप्स। ये नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले नमाज का ब्रेक लेना, बिल्कुल ले लें। पॉज कर दो। थैंक यू भाई। ओके, तो पिछले एग्जाम्पल में हमने फंक्शन देखा और हमने देखा कि नवेद की एक वेबसाइट है navedtraders.com, जिसमें यूजर आता है, यूजर ब्राउजिंग करता है, बास्केट ऐड करता है, चेकआउट पे जाता है, पेमेंट करता है और उसको ईमेल कंफर्मेशन होती है। ये 5 स्टेप चलते हैं नवेद की वेबसाइट पर। ठीक है, अब ये नवेद की एक वेबसाइट है navedtraders.com के नाम से। अब फर्ज करें नवेद इस पूरी जो उसकी पिछली पिछली जो कोडिंग थी, जो फर्ज करें इतना बड़ा कोड उसने लिखा हुआ है, जिसमें एक काम होता है ब्राउज, बास्केट, चेकआउट, पेमेंट, ईमेल कंफर्मेशन, ये 5 काम होते हैं। ठीक है, और उसकी इसमें कोडिंग लिखी हुई है। अब इसी चीज को, इन 5 चीजों को नवेद तोड़ देता है अलग अलग फंक्शन में। वो कहता है ये है फंक्शन 1, ये है फंक्शन 2, ये है फंक्शन 3, ये है फंक्शन 4 और ये है फंक्शन 5। 5 फंक्शन में उसने तोड़ दिया। और लॉजिक एप्स में अब वो कहता है, उसके पास एक पोर्टल है और उस पोर्टल में वो कहता है कि यार पहले तो तुम बनाओ एक ट्रिगर। ट्रिगर क्या है, जो मेरे लोड बैलेंसर पे चलेगा या मेरे रूटर पे या मेरे फायरवॉल पे चलेगा, कि जो चेक करेगा कि जो कोई रिक्वेस्ट http www.navedtrader.com पे आती है नहीं, जैसे ही ये आए तो तुम क्या करो, फंक्शन 1 लगा दो। फंक्शन 1 के बाद चीज चली जाए फंक्शन 2 पे, फंक्शन 2 के बाद फंक्शन 3, फिर फंक्शन 4 एंड फंक्शन 5
एंड फिर यहाँ पे क्या आया यार, एक तो इसकी इंस्पेक्ट कम हो रही है। एंड अब देखिए ये काम पहले हुआ है फंक्शंस की दुनिया में, अब यही काम दोबारा से हो रहा है लॉजिक ऐप में। लेकिन लॉजिक ऐप में इस दफा क्या हुआ है कि हर काम वो पूरी एक कोडिंग में जो हुआ था उसको उसने तोड़ के फंक्शंस बना लिया। अब फंक्शन 1 क्या करता है, ब्राउजिंग करता है। फंक्शन 2 क्या करता है, बास्केट में ऐड करता है। तीसरा क्या करता है, चेकआउट करता है। चौथा क्या करता है, पेमेंट करता है। यहाँ पे क्या होता है, ईमेल होता है, और उसके बाद फंक्शन खत्म हो जाता है। अब आप अगर मुझे एक बात बताएं यहाँ पे कि यहाँ के लिए तो वही नवेद, तो देखो ये हो रहा है अभी। देखो ये जो है ना, ये दे आर द ओनली वन हु आर सेलिंग। सॉरी भाई, मैं दूसरी बात कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे ये चीज एक कोडिंग में हो रही थी, यहाँ पे नवेद के पास उल्टे हाथ पे एक था ड्रैग एंड ड्रॉप, वो डाल रहा था अपने सारे फंक्शंस के बॉक्सेस, और वो सीक्वेंस बना रहा था कि भाई इसके बाद ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, और फिर ये हो जाए। अब मुझे बताएं, अब आसिम भाई आते हैं और आसिम भाई कहते हैं नवेद से कि यार मेरे पास भी एक बिजनेस आइडिया है, मैं कुछ ऑनलाइन टॉयज बेचना चाह रहा हूँ, तो मुझे हेल्प करें आप। तो नवेद कहता है यार एक काम करें आसिम भाई, आप आपकी जो वेबसाइट की जो ब्राउजिंग है ना, खाली उसको चेंज कर लें, बाकी मेरे सारे फंक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। मैं आपको दे सकता हूँ, आप मेरी बास्केट का फंक्शन इस्तेमाल कर लें, चेकआउट का कर लें, पेमेंट का कर लें, ईमेल का कर लें। आपको सिर्फ अपनी यहाँ पे लेके आनी है जो आपकी अपनी वेबसाइट है आसिम वाली। कस्टमर आएगा, वो इस पे आएगा, इसके बाद वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और निकल जाएगा। यानी कि नवेद ने क्या किया कि अपने कोड को उसने फंक्शनल एलिमेंट्स में तोड़ के उसको ऑलमोस्ट नो कोड या लो कोड के सिनेरियो में ले आया। अब यानी कि उसने ये कर दिया कि कोई भी इसी चीज को इस्तेमाल करना चाहता है तो वो अपनी वेबसाइट लाए, यहाँ पे इजाज अपनी वेबसाइट लिया है, शहजाद भाई अपनी वेबसाइट लाए। उनको ये चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉमन है आप सब में। आप सबका डिफरेंस क्या है, सबकी अपनी अपनी वेबसाइट है, तो आप लोगों को यहाँ पे बस ये चेंज करना है इस जगह पे। सबकी अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड अलग है, लेकिन जब वो चेकआउट पे जाता है तो उसकी बास्केट ऐड होती है और पेमेंट होती है, ईमेल होती है, वो सारा फंक्शन सबका सेम है। ये बात आपको लोगों को समझ में आती है यहाँ पे, ये नहीं नवेद? जी हाँ, ये क्लियर है, बिल्कुल सही है। ये समझ में आती है। ठीक है, तो ये इसने क्या किया कि नो कोड या लो कोड यानी कि कम कोड उसने करके ये चीज को ऑर्केस्ट्रेट कर दिया। ठीक है, पहले ये चीज हो रही थी पूरे फंक्शनल कोडिंग में, एक ही कोडिंग थी, उसमें ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर इस कोडिंग को आसिम भाई ने इस्तेमाल करना हो तो उन्हें काफी जगह पे चेंजेस करनी पड़ेंगी। लेकिन जब आपने उसको लॉजिक ऐप में लिया है, तो लॉजिक ऐप क्या होता है, लॉजिक ऐप इज अ कंटेनर या इज ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ फंक्शंस। आपने डिफरेंट फंक्शंस लिखे हुए हैं, उनकी कोडिंग ऑलरेडी हुई हुई है। अब आप बेसिकली उसको, ऑटोमेशन है ना, ऑटोमेशन ऑफ द फंक्शन, यू कैन से दैट। हाँ, ऑटोमेशन ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन है ना, ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ फंक्शन है। अब आपने फंक्शन बना लिए, लेकिन इससे आपको एक चीज और भी मिलती है, सिर्फ आप ऑटोमेशन ही नहीं कर रहे, आप ये भी कर रहे हैं कि आपका कोड रीयूजेबल हो रहा है। आपने एक दफा कोडिंग लिखी है, अब कभी जैसे वो कहते हैं ना कि किचन में प्याज कटी हुई है, टमाटर कटा हुआ है, हरी मिर्च कटी हुई है, कढ़ाई का ऑर्डर आया तो भाई ये ले लो, अगर निहारी का ऑर्डर आया तो ये ले लो। मतलब कहने का मकसद है कि आपकी चीजें बनी हुई हैं, ठीक है, आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके राइट सीक्वेंस में लिखा तो वही फंक्शन एग्जीक्यूट होने लगे। वरना आपको क्या करना पड़ता कि आपको पूरा पूरा फंक्शन जिसमें हर चीज ब्राउजिंग, बास्केट, चेकआउट, पेमेंट, ईमेल,
हर वेबसाइट के लिए, भले वो आसिम भाई की हो, शहजाद भाई की हो, इजाज भाई की हो, सबको अपनी अपनी लिखनी पड़ती है। तो ये फर्क है लॉजिक एप्स में कि लॉजिक ऐप इज द ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है, और फंक्शंस क्या है, वो पूरी एक अपनी कोडिंग है। अब सवाल यहाँ पे ये जो 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 मेन है वो ये है कि आप किस सिनेरियो में क्या चीज कौन सी यूज करेंगे। किस सिनेरियो में आप कहेंगे कि मुझे फंक्शन चाहिए, फंक्शन वर्सेस लॉजिक एप्स। अगर आपने, आपका काम है खाली ऑटोमेशन करना खाली, तो आपने लॉजिक एप्स लेना है खाली। अगर आपका काम यह है कि मैंने ऑटोमेशन करनी है या ऑर्केस्ट्रेशन करनी है, तो लॉजिक एप्स है। अगर आपने कंप्लीट कोडिंग करनी है, फुल कंट्रोल, यानी कि आप चाहते हैं कि मेरा कोड मेरे तरीके से बना हुआ हो, मेरी तरीके से चले, तो फंक्शन आपको वो देता है, लॉजिक आपको देता है। जैसे एग्जांपल पिछली केस में जो चेक आउट या पेमेंट गेटवे नवेद ने डिफाइन कर दिए हैं, आसिम भाई को भी वही इस्तेमाल करने हैं, इजाज भाई को भी वही इस्तेमाल करना है, सबने वही इस्तेमाल करना है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरी वेबसाइट के लिए मैं तो ये नहीं चाहता। जैसे नवेद ने अपने पेमेंट गेटवे पेपैल का रखा हुआ है, तो आप लोग ये नहीं कह सकते नहीं 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 मैं तो पेपैल चाहते ही नहीं, मुझे तो कोई HSBC का दूसरा फंक्शन चाहिए, या तो मैं तो बिटकॉइन से पे करना चाहता हूँ। नहीं, अगर आपको ये काम करना है, अगर आपकी आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है जो बहुत पिक्यूलियर है, बहुत यूनिक है आपके लिए, तो फिर लॉजिक फंक्शन आपके लिए नहीं है, आपको फंक्शन ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आती है, ये पॉइंट, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फुल कंट्रोल हो आपकी कोडिंग के ऊपर, आपकी मर्जी की कोडिंग हो, तो फिर लॉजिक एप्स नहीं है आपके लिए फंक्शन है। जी बिल्कुल समझ आते दूसरी, आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप कहते हैं कि यार मेरी प्रोग्रामिंग कॉमन, एक मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से है, जावा में है, पाइथन में है, तो फंक्शन भी सही है, लॉजिक ऐप भी सही है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं यार मेरे पास तो एक 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 है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़ेन, मेरी मेरी तो प्रोग्रामिंग ज़ेन पे हुई है, तो भाई तो फिर लॉजिक ऐप आपको नहीं चला सकेगा, क्योंकि वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं जानता। यानी कि लॉजिक ऐप्स को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि जिस प्रोग्रामिंग में आपके फंक्शन लिखा हुआ हो, उस प्रोग्रामिंग को वो सपोर्ट करता हो। अगर वो उस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर वो चला नहीं सकता आपका फंक्शन, क्योंकि याद है आपके जो लॉजिक ऐप के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो डिफरेंट फंक्शन उस लैंग्वेज में लिखे होने चाहिए जिसको वो रिकग्नाइज करता है। यस, ओके। सर्वलेस, बाकी तो इनकी ये मतलब आपको पता है कहानी है, तो सर्वलेस की कहानी हम सुन चुके हैं, वीडियो आप देख लीजिएगा। आई डोंट थिंक इसमें serverless computing is ordinarily used to handle back-end sessions in other words, serverless computing is responsible for sending messages from one system to another, processing messages that were sent from another system. It is not used for user-facing system, but rather it works in a background. Okay. Azure functions. You can host a single method or function by using a popular programming language in the cloud that runs in a response event. For example, HTTP request के ऊपर आप चला सकते हैं। ये जो है आपकी कॉमन लैंग्वेजेस हैं, C#, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, जावा, पावरशेल, so and so forth. Azure function is a stateless environment. वो करके भूल जाता है, वो याद नहीं रखता कि उसने क्या किया है, स्टेटफुल नहीं है।
The Azure function is ideal when you are concerned only with the code that's running your service and not the underlying platform or infrastructure. क्योंकि underlying platform और infrastructure as a code की responsibility है, not for function. अब आ जाए Logic Apps. Logic App is a low-code, no-code development platform hosted on a cloud service. This helps you automate and orchestrate tasks, business processes, workflows when you need to integrate apps, data system, and service across enterprises. ठीक है सर. Azure Logic is designed in a web-based designer, यानी कि आपकी web-based GUI होती है. You can execute logic that triggered by Azure without writing a code. आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं होती. जैसे मैंने Dreamweaver की एग्जांपल दी कि आपके पास पोर्टल है, जैसे आपके पास ये जो हम CCNA के लिए हम यूज करते हैं पैकेट ट्रेसर वगैरह, तो आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालते हो कि यार ये मेरा पीसी है, ये मेरा स्विच है, ये मेरा कनेक्शन बनाया. उसके पीछे की सारी प्रोग्रामिंग वो इन्वायरमेंट खुद ही कर रहा होता है. The primary difference between two services is their intent. Azure function is a serverless compute service, and Azure Logic App is intended to be a serverless orchestration service. ठीक है सर, ये फर्क है. वो कह रहा है, अब आपके पास वो पूछ रहा है कि किस वक्त आप क्या इस्तेमाल करेंगे. तो Azure Logic App was designed with orchestration in mind, from web-based visual configuration to price model. Logic Apps excel at that, connecting a large array of disparate service via API to pass in. यानी कि आपको बहुत सारे different functions के अंदर orchestration sequence बनानी होती है. Azure function, you can use full expressiveness of a programming language in a compact form. This lets you concisely build complex algorithm, data lookup, parsing operation, so यानी कि functions ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि आपका फुल कंट्रोल होता है उस लैंग्वेज के ऊपर. आप जो चाहे कर सकते हैं. लॉजिक एप्स में आपके पास इतना नहीं होता. दूसरी चीज़ है कि अगर आपको ऑटोमेशन करनी है किसी टास्क की जो ऑलरेडी एक इम्पेरेटिव लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो उसके लिए आपको लॉजिक ऐप इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि आपको विजुअल चीज़ ज़्यादा पसंद है या कोड लिखना पसंद है. अगर आपको चीज़ें विजुअल करना पसंद है तो जाहिर सी बात है लॉजिक ऐप आपके लिए बेहतर है, और अगर आपको कोडिंग लिखना पसंद है तो उसके लिए फंक्शन आपके लिए बेहतर है. बाकी तो ये सारे फंक्शन की वो बता रहा है कि जेसन फॉर्मेट में चलता है. आप जेसन ही के ऊपर सारा काम रहता है. It is possible to implement the same logic in Azure, however, because team has already invested in बाकी उनके एग्जांपल्स हैं. नवेद भाई पहला, इजाज भाई दूसरा, आसिम भाई तीसरा. रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? मैं हाजिर अहमद भाई. जरा हाजिर होने से सवाल सही नहीं हो जाता. आप समझ रहे हैं ना ये बात. तो आपने फुल जोश से पढ़ना है इंशाल्लाह. ये एक वो चीज है जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत आसान और कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल बन जाती है. उसकी वजह यह है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड है कि यार आपने कभी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में डेवऑप्स पे काम किया नहीं किया. नवेद भाई बगले बजा सकते हैं. ये तो उनका बेबी है. ये तो मोटरवे पे आएंगे ना, मोटरवे पे M4 पे जाएंगे. M4 पे आ जाएंगे नवेद भाई. सीधा M6 पे जाएंगे. ओके. स्कॉलर थ्रू मोटरवे लेके जाएंगे. ऐसा उड़ाते हुए लेके जाते हैं भाई जान. ओके. इजाज तूने डेवऑप्स पे काम किया है?
नो, नहीं मैंने नहीं किया, नवेद ने किया था। नवेद तो कर ही रहा है। नवेद तो अब समोसे ऑर्डर दे चुका है और चाय के लिए बैठा हुआ है। जी भाई। ओके, डेवऑप्स के अंदर 2 जुमले मिलने हुए हैं, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस। ठीक है, ओके। आज भी हमारा जो लाइफ साइकिल है सॉफ्टवेयर, उसमें ये होता है कि आप बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय एंड रन, बड़े बड़े 4 पिलर हैं। आप एक चीज बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके उसको आप डिप्लॉय कर देते हैं और डिप्लॉय करके उसको आप प्रोडक्शन में डाल देते हैं। तो अरसे दराज से 2 टीमें चलती रही। एक टीम का काम था, एक टीम का काम होता था बिजनेस के साथ बात करना। बिजनेस कह रहा है कि भाई हमारी अब विंटर आ रही है, विंटर में हमारे पास न्यू क्लोथिंग है और इस क्लोथिंग के लिए हमने कुछ सेल्स भी लगाई हुई हैं और हमने अपना कैटलॉग भी चेंज करना है, तो आप ये काम करें। तो जितने भी जो डेवलपर्स थे वो लोग करते क्या थे कि उनका जो भी चल रहा था वो उस पर नया बिल्ड करते थे, टेस्ट करते थे, टेस्ट करने के बाद वो ये पूरा उठा के ऑपरेशंस टीम को दे देते थे। ऑपरेशंस टीम कहता था ठीक है, हम खुद भी टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कब हम डिप्लॉय करेंगे और कब हम उसको रन एंड मेंटेन करेंगे। ठीक है, 2 अलग अलग काम होते थे। मसला ये था कि इस पूरे वेरी टाइम चेंज में आपको मंथ लग जाते थे काम करने में। क्यों? जब कोई चीज टेस्ट होने के बाद ऑपरेशंस में गई और वो फेल हो गई तो वो दोबारा यहाँ आती थी, दोबारा वो चेक होती थी, पाइपलाइन बनता था दोबारा। तो मतलब काफी इटरेटिव साइकिल में ये चीजें चलती रही। लोगों ने बोला यार ये क्या मसला है। अब जाहिर सी बात है, ऑपरेशंस टीम का जो सर का दर्द होता है, ऑपरेशन टीम्स को आप मेजर करते हो कि यार उनका SLA कैसा रहा। SLA क्या होता है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। वो ऑपरेशंस टीम कहती है कि भाई पूरे साल 99.9% हर चीज चलती रही, कोई इशू नहीं आया, कोई डाउन टाइम नहीं आया। इस पे उनको बोनस भी मिलता है, इस पे उनको अप्रिसिएशन भी होती है। जब ऑपरेशंस टीम एक ऐसी चीज अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डाल दे जो फॉल्टी हो, है ना, फॉल्टी होने की जिम्मेदारी उनकी नहीं होती, वो तो पीछे डेवलपर्स ने किया होता है। लेकिन उसका नतीजा ये होता है कि वेबसाइट नहीं चलती, कंप्लेंट्स आती है और उनका SLA 98.9% पे फॉर एग्जाम्पल आ गया, तो उनको आता है गुस्सा। वो कहते हैं भूतनी कि हम तो दिन और रात कोशिश कर रहे हैं चीजों को मेंटेन रखने की, तुम लोग हमें फॉल्टी प्रोडक्ट दे देते हो पीछे से, जब हम उसको चलाते हैं वो चलता नहीं है। उसकी वजह से हमारी जो KPI है, जो हमारी मेजरिंग है, वो खराब हो जाती है। तो भाड़ में जाओ, तुम लोग ऐसा करो, ये भी टेस्ट करो, ये भी टेस्ट करो, ये भी टेस्ट करो। ये टसल अरसे दराज से चलती रही है। अब जाके जब क्लाउड का दुनिया आया, क्लाउड से पहले थोड़ा, अब इन्होंने कहा कि यार डेवऑप्स के नाम से एक सिस्टम बनाया जाए, यानी कि उसमें हो ये कि जो डेवलपर है, अगर आसिम भाई एक डेवलपर हैं, वो कोड लिखते हैं, कोड को यूनिट टेस्ट भी करते हैं, उसके बाद वो उसको अपने इंटीग्रेशन टेस्ट भी करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्ट करने के बाद वो उसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय करके उसको रन भी करते हैं। ये पूरी वैल्यू चेन जो है, अब ये काम करेगा डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, तो डेवऑप्स इंजीनियर के पास कुछ टूल्स होने चाहिए, कुछ स्किल्स होनी चाहिए और कुछ नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 1, क्या डेवऑप्स इंजीनियर के पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए? नहीं, प्रोग्रामिंग से उसका ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उसका स्क्रिप्टिंग से जरूर ताल्लुक होता है, उसका टूलिंग से जरूर होता है कि वो कौन सी टूल्स इस्तेमाल करेगा अपने डेवऑप्स के पाइपलाइन को चलाने के लिए। ये एक लंबी बहस है और लंबा टॉपिक है। डेवऑप्स इटसेल्फ
दुनिया में इसकी बहुत डिमांड है फॉर वेरियस रीजन, क्योंकि ये बहुत कुछ करता है। लेकिन बहरहाल इस टॉपिक पे इस वक्त ज़्यादा मैं इसको नहीं लंबा खींचना चाहता, क्योंकि ये बहुत ड्राई हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनका कभी डेवलपमेंट से या ऑपरेशन से ऐसा कभी क्लाउड की दुनिया में नहीं रहा। अगर कल आपके रोल्स ऐसा हो जाए तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये मजीद आप लोग जाके इसको देख सकते हैं। लेकिन एक दो तीन चीज़ हैं। एक चीज़ ये है कि डेवऑप्स के लिए आपको टूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। टूल्स, सबसे पहला टूल एक होता है रिपोजिटरी, जिसे हम कहते हैं कोड। अब एक कोड है, एक कोड की फाइल है जो शहजाद भाई ने काम की है और वो उन्होंने अपने लैपटॉप पर रखी हुई है। फिर वो ये कोड मुझे ईमेल करते हैं, वो ईमेल करते हैं मुझे, मैं इस कोड को देखता हूँ और मैं कहता हूँ नहीं अच्छा बिल्कुल सही है, इसमें ऐसा करें, 2-3 पॉइंट और ऐड करें। फिर मैं उन्हें ईमेल करता हूँ। फिर वो फाइनली इस चीज़ को नवेद को ईमेल करते हैं कि भाई ये मेरी कोड तैयार है, आप इसको चला दें। नवेद उस कोड को देखता है, वो कहता है हाँ ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, ज़रा इजाज से भी ज़रा कंफर्म ले लेता हूँ कि यार ये है नहीं। अब आप देख रहे हैं कि एक ही कोड को हम 10-15 दफ़ा ईमेल कर चुके हैं एक दूसरे को। ये तो एक कोड है, और अगर आपके पास 100-200-1000 कोडिंग चल रही है अगर आपके इन्वायरमेंट में, तो आप तो ये चप्पू पप्पू होते रहेंगे कि एक दूसरे को ईमेल ही कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। होना इस तरह चाहिए कि एक डेवलपर है जो कोई भी काम कर रहा है अपने कोड पे, उसके पास वो अपने लोकल मशीन पे काम कर रहा है, ठीक है। जब वो उसको लगता है कि उसका कोड इतना हो चुका है, इतना मतलब मिच्योर हो चुका है, और वो उससे मुतमईन है, तो वो उसको कहाँ डाल दे, एक सेंट्रल डायरेक्टरी में या सेंट्रल रिपोजिटरी में, जिसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल गिट हब, एक सेंट्रल जगह है। अब गिट हब में उसने अब क्या किया, उसने बनाया कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बीबीसी है, मैं डेवलपर हूँ और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है एक्स फाइल्स। इस डायरेक्टरी में जाके उसने ये कोड डाल दिया। अब मैं बैठा हूँ, मुझे ये कोड देखना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से गया, यहाँ पे लॉग इन किया और यहाँ से ये कोड उठा के अपनी मशीन में ले आया और उस कोड को मैंने रन किया। जब मैंने उसको कोड को रन किया, मैंने कहा हाँ ठीक है, कोड तो चल रहा है, लेकिन इसमें ये 2 पॉइंट है, दो चीजें और ऐड की जा सकती हैं। तो फिर मैंने क्या किया, इस कोड को उठाया, यानी कि उस कोड के अंदर मैंने कुछ चेंजेस करी, और अब की दफा मैंने इस कोड को दोबारा से इसी डायरेक्टरी में डाल दिया। तो अब ये कोड मेरा जो है अपडेट हो चुका है यहाँ पे। अब जो है इजाज आता है, और इजाज भी दोबारा इस गिटहब पे लॉगिन करता है और ये कोड लेके आता है अपनी मशीन पे। तो उसको क्या क्या नजर आ रहा होगा कि आसिम भाई ने क्या क्या चेंजेस की थी, प्लस अहमद ने उसके ऊपर क्या क्या चेंज किया। तो उसने उसको कोड को देखा, उसने उसको अप्रूव कर दिया, उसने उसको कंफर्म यहाँ पे दोबारा उसको जाके कंफर्म कर दिया। नवेद, क्योंकि प्रोडक्शन इंजीनियर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, उसने कहा ठीक है, ये कोड अब तैयार हो चुका है। मेरे 3 ऑपरेशन इंजीनियर या डेवलपर्स ने कंफर्म कर दिया। उसने अपने मशीन पे जो भी उसकी प्रोडक्शन की मशीन चल रही थी, उसने उसको यहाँ से लिंक किया इसके अंदर, और कोड को उठा के यहाँ पे लाया और उसने एग्जीक्यूट करवा दिया। अब इस प्रोडक्शन मशीन पे, जो वर्चुअल मशीन है या पैच सर्विस है या जो भी है, कंटेनर है, उस पे लेटेस्ट कोड की कॉपी चल रही है, जो कि ऑलरेडी 3 लोगों ने उसको उस पर काम करके अप्रूव करके टेस्ट करके यहाँ पे डाला है। तो ये जो सेंट्रल रिपोजिटरी है, इसको हम कहते हैं कोडिंग रिपोजिटरी। अब इसके अंदर दो तीन नाम है, गिटहब है, ठीक है, और एक अज्योर है। ये 2 अलग कंपनीज हैं। अज्योर ने गिटहब को खरीद लिया,
ठीक है, कुछ बिलियन डॉलर्स में। अब उन्होंने उसके 2-3 तरीके से उसको चेंज कर दिया, वो हम देखेंगे अभी कि इसमें मतलब कि क्या फर्क है गिटहब में और अज्योर कोडिंग रिपोजिटरी में। लेकिन अगेन ये कॉन्सेप्ट सबके समझ में आता है गिटहब का? जी। शहजाद भाई? हाँ अहमद भाई, सवाल है कि डेवऑप्स का जो ये टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको कितना समझना है? क्या हमें टूल्स समझने हैं या हमें डेवऑप्स का प्रोसेस समझना है इस एग्जाम के लिए? नहीं, आपने प्रोसेस नहीं समझना, आपने सिर्फ टूल समझना है। तो जो बेसिकली डेवऑप्स के लिए टूल यूज हो रहे हैं, हमें वो उनके बारे में पता होना चाहिए कि उनका क्या फंक्शन है। वो भी खाली अज्योर के, अभी वो एक्सटर्नल, जी। अभी शेफ, पपेट, एंसिबल इन पे नहीं है। ठीक है। अब देखो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि अज्योर डेवऑप्स के लिए ये उसने टूल्स डाल दिए हैं, ठीक है। गिटहब वो बेसिकली जगह है 5 है, क्या? हाँ 5 है, 5 सर्विसेज। 5 सर्विसेज। गिटहब वो जगह है जो यहाँ पे तुम्हें तो पता ही है, सभी को पता चल गया है कि यहाँ पे आप अपनी कोडिंग डालते हैं, ठीक है। अपना अकाउंट बना लेते हैं, वहाँ पे एक डायरेक्टरी ले लेते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाता है, वहाँ पे आप कोड अपना सबमिट करते हैं, वहीं से आप कोड अपना डाउनलोड भी करते हैं अपनी अपनी मशीन पे, कंटेनर्स पे उसको एग्जीक्यूट करके टेस्ट करके आगे उसको अपडेट करते हैं। गिटहब एक पब्लिक सर्विस है, ठीक है। अज्योर ने एक और सर्विस बनाई है अज्योर रेपोस के नाम से, जो काम यही करती है, इज अ सेंट्रलाइज्ड सोर्स कोड repository where software development, DevOps engineer, and documentation professional can publish their code for review and collaboration. Same काम, फर्क है वो भी हम आगे चल के देखेंगे कि क्या फर्क है Azure Repos में और GitHub में। दूसरी चीज कि Azure Boards, Azure Board एक जो लोग आजकल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बड़ा नाम चल रहा है एजाइल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि आपका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, आपके क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या ब्लॉकर्स हैं, सारी रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग, ये सारा काम कौन करता है? अज्योर बोर्ड्स, ये भी एक सर्विस है। अज्योर पाइपलाइन, CID, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन है, ये भी एक ऑटोमेशन टूल है। अज्योर आर्टिफैक्ट क्या है? जो आपका सोर्स कोड कंपाइल करता है, टेस्टिंग में डालता है, आपके रिपोर्ट्स जनरेट करता है। और एंड में है अज्योर टेस्ट प्लान, इज एन ऑटोमेटेड टेस्ट टूल दैट कैन बी यूज्ड CID पाइपलाइन टू इंश्योर क्वालिटी, यानी कि जो आपके सॉफ्टवेयर क्वालिटी को मेजर करता है कि आपका प्रोडक्शन में कैसे चलेगा। तो ये 5 है। हो सकता बहुत मतलब, क्योंकि ये नया टॉपिक है तो शहजाद भाई, आसिम भाई, हो सकता है कि इस लेवल पे इजाज के लिए भी कुछ चीज़ें थोड़ी सी नहीं आए, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके ये नहीं आएंगे कि आप भी करके दिखाएं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो इस पूरे रिकॉर्डिंग चल भी रही है, मैं ऐसी बोल जा रहा नहीं चल रही, कि जो आपके इस लेवल के फाउंडेशन पेपर के लिए ऐसे ये है कि अज्योर की कौन कौन सी डेवऑप्स सर्विसेज हैं और उन डेवऑप्स सर्विसेज को आप किस एनवायरनमेंट में किस वक्त की कौन सी चीज इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक सवाल आएगा फॉर एग्जांपल कि आप गिटहब क्यों नहीं इस्तेमाल करते या अज्योर रेपोस क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये सवाल बनता है, ठीक है। आप अज्योर पाइपलाइन क्यों इस्तेमाल करते हैं, आप कोई दूसरा टूल इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो ये वो चीजें जो आपको समझने की जरूरत है, इसके अलावा ज्यादा नहीं है। अब देखो यहाँ पे आ गया GitHub and GitHub Action. GitHub is arguably the world's most popular code repository of open source software. Git is a decentralized source code management tool, and GitHub is hosted version of Git that serves as a primary remote. ठीक है, GitHub दुनिया का सबसे बड़ा कोड रिपोजिटरी है, ठीक है, और is used for open source software, ठीक है। Now, it is a shared source code repository, including tools that enables developers to perform code reviews by adding comments, questions, etc. वो क्या करता है? वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी देता है आपको। वो क्या करता है?
आपको रिपोर्टिंग भी देता है, वो क्या करता है, CI/CD भी देता है, वो आपको विकी पेजेस भी देता है, वो आपका क्लाउड या ऑन प्रेम पे चलाने का। मतलब कि अगर आप ये लाइनें पढ़ें, ये जो उसने गिटहब के लिए लिखा है, और आप ये पढ़ें, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो काम अज़ूर डेवऑप्स करता है वही काम गिटहब भी करता है। तो पहले लेवल पे तो आपको ये नजर आया कि ऑल दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है। नंबर 1, यहाँ पे although both Azure DevOps and GitHub allow public and private code repositories, GitHub has a long history with public repository and is trusted by tens of thousands of open source project owners. ठीक है, GitHub is a lighter weight tool than Azure DevOps with a focus on individual developers contributing to an open source code. ये चीजें याद रखने की है। नंबर 1 के क्या है, GitHub इज लाइटर देन Azure DevOps। दूसरी, Azure DevOps और GitHub दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट कोड रिपोजिटरीज सपोर्ट करते हैं, लेकिन GitHub ज्यादातर प्रोजेक्ट जो GitHub के ऊपर हैं वो हैं जो ओपन सोर्स हैं, यानी कि उस पर जैसे लिनक्स है, आपका उबुंटू है, मतलब वो चीजें जो दुनिया में ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, दुनिया का कोई भी डेवलपर अपने आप को सब्सक्राइब कर सकता है, उस रिपोजिटरी से जाके कर सकता है। Azure DevOps, on the other hand, is more focused on enterprise development with heavier project management and planning tools and fine-grained access. हम अपनी कंपनी में हम Azure DevOps इस्तेमाल करते हैं। क्यों? Azure DevOps में मेरी ऑर्गेनाइजेशन के, मेरी डिपार्टमेंट के 2 बंदों के पास डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस होता है। एक को मैं दे सकता हूं कि वो बोर्ड देख सकता है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता। दूसरे को मैं कहता हूं कि वो रीड ओनली कर सकता है, लेकिन वो एडिट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। मतलब मैं हर बंदे के लिए डिफरेंट एक्सेस दे सकता हूं। GitHub में ऐसा नहीं है। GitHub में लार्जली या आप अलाउड है या आप नॉट अलाउड है, बीच की कोई कहानी नहीं है। डेवऑप्स में यह है कि आप नंबर 1 ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के लिए आप Azure DevOps इस्तेमाल नहीं करते। आप एंटरप्राइज BBC वाले होंगे, CNN वाले होंगे, ये लोग ज्यादातर कोशिश करेंगे डेवऑप्स, Azure DevOps, क्योंकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं चाहते कि दुनिया का हर कोडर जाके उनकी कोडिंग पे नजर रखे। तो क्योंकि आपको पता है कि कोडिंग जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ये उसकी परपेचुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, यही उसका बिजनेस का एसेंस है। अगर यही एक्सपोज हो जाता है या लीक हो जाता है, तो फिर आपका जो है एस्पिनाज, एंटरप्राइज एस्पिनाज हो जाता है आपकी, यानी कि आपकी सीक्रेट आउट हो जाती है। ठीक है, अब यूट्यूब किस तरह चल रहा है, गूगल किस तरह चल रहा है, गूगल का क्या, गूगल दूसरे सर्च इंजन से ज्यादा बेहतर क्यों है, ये उसकी कोडिंग पे है, जिस तरह वो कोड कर रहा है। और वो कोड कौन जानता है? सारी गूगल के एम्प्लॉय जानता होगा, ठीक है, और सारे एम्प्लॉयज नहीं जानते होंगे। तो गूगल वाले कभी भी अपना ये कोड गिटहब पे नहीं रखेंगे, वो अपना ही कोई टूल बनाएंगे जिसपे वो रखेंगे। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट अज्योर वालों ने भी अपना टूल बनाया है अज्योर डेवऑप्स के नाम से, जिसपे वो अपना या उन ऑर्गेनाइजेशंस का जो क्लाउड पे अज्योर का इस्तेमाल करती हैं या माइक्रोसॉफ्ट पे हैवीली डिपेंडेंट है, उन लोगों के लिए, ताकि वो हर कंपनी अपना एंटरप्राइज लेवल का अकाउंट बनाए, अपने हर डेवलपर को, अपने मैनेजर को उसके लिहाज से एक्सेस दे। ठीक है, तो नंबर 1 ये Azure Dev Test Labs. Azure Dev Test Labs provide an automated means of managing the process of building, setting up, and tearing down virtual machines that contains build of your project. अब फर्ज करें एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं शहजाद भाई, उन्होंने कोई वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2030 का नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया। अब वो ये चेक करना चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर विंडोज 10, 11, 7, विस्टा, NT, 98, 95 सब पे चलेगा या खाली चिप पे चलेगा, कैसे टेस्ट करेंगे?
तो उनको ये करना पड़ेगा ना कि उस सॉफ्टवेयर को वो विंडोज में इंस्टॉल करेंगे, लिनक्स में इंस्टॉल करेंगे अगर कर सकते हैं, मैक पे इंस्टॉल करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट। तो वो कहाँ से लाएंगे ये मशीनें? तो अज़ूर डेव टेस्ट एक आपको एक फार्म, जैसे आप जैसे AWS में फार्म के नाम से मेरा ख्याल है, क्या कहते हैं नविद, क्या कहते हैं उनका, क्या है फार्म को क्या कहते हैं? किस चीज का, सॉरी? AWS वाले टेस्टिंग एक इनकी सर्विस है ना, वो भी तो आपको फार्म के नाम से है। वो आपको लातादाद ये फोन्स या ऑपरेटिंग सिस्टम्स या मशीनें आपको देते हैं कि आप अपना कोड इन पे डिफरेंट पे एग्जीक्यूट करें। तो नहीं, मुझे नहीं आइडिया, सॉरी। मेरे ध्यान से निकल रहा है। तो वो इस तरह डेव टेस्ट लैब्स आपको बेतहाशा सॉफ्टवेयर देता है, वर्चुअल मशीन देता है, उस पर आप तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके ऊपर आप अपनी अपनी एप्लीकेशन को डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं ऑटोमेटिकली कि आपकी जब वो सॉफ्टवेयर आपकी विंडोज विस्टा पे या विंडोज एक्सपी पे इंस्टॉल हुआ तो ऐसा तो नहीं कि वो हैंग हो रहा है, ग्लिच कर रहा है, आउट ऑफ मेमोरी हो रहा है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें उनको ऑटोमेटिकली। आप कुछ कह रहे हैं शहजाद भाई? शहजाद भाई? नहीं, हमें तो माइक ओपन रहेगा तो शायद कोई आवाज आई होगी। Okay. So this way, developers and testers can perform tests across a variety of environments and build, and this capability isn't limited to working. अहमद भाई आवाज आ रही? जी जी सर आ रही है। हेलो जी शहजाद भाई आवाज आ रही है? मैंने जी आवाज आ रही है अहमद भाई। ओके ठीक है, मैं समझा आप कुछ कह रहे हैं, ठीक है कोई मसला नहीं। नहीं 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 Okay. Anything you can deploy in Azure via an ARM template can be provisioned through Dev Test Lab. Provisioning pre-created lab environment with requirement configuration tool blah blah blah, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। अब आ जाओ आगे, डिसीजन क्राइटेरिया क्या है आपका? अगर आपको ऑटोमेटेड चाहिए टेस्ट लैब बनाना, ठीक है, if your aim is to automate the creation and management of test lab environment, consider choosing Azure Test Labs। जैसा अभी हमने पढ़ा है फंक्शंस का, इसी तरह जो पूरी लैब बनती है वो भी ऑटोमेटेड बनती है कोडिंग से, ठीक है। वो बल्कि आसान कोड है, वो आप सिर्फ रिक्वायरमेंट करते हो कि मुझे 1000 VM चाहिए, उस पर ये सॉफ्टवेयर चाहिए, ये उस पर सिक्योरिटी पैचेस चाहिए, ये मेरा कोडिंग है और ये इस पर सब पे डिप्लॉय कर दो। तो वो खुद ही मशीनें क्रिएट होती हैं, उस पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, फिर आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है और आपकी एप्लीकेशन रन करती है। जब आप रन करते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग जनरेट होती है, वो एक रिपोर्ट सर्वर पे आ रही होती है, आपके पास लिस्ट आती है कि आपकी 1000 मशीनों पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ, जिसमें से 100 क्रैश कर गई, 200 हैंग कर गई। तो आपको नजर आता है कि यार जितनी भी विंडोज 7 से पहले की हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर मेरा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, लेकिन विंडोज 7, 10, 11 जितने भी आगे के हैं उस पर मेरा चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो आपको एक रिपोर्ट पता चल जाता है कि यार आपकी एप्लीकेशन कैसे चल रही है। इसी तरह अगर आप लोग सोचें कि जितने भी ये एंड्रॉयड फोन है, एंड्रॉयड एप्पल की बात नहीं कर रहा, एंड्रॉयड फोन गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सैमसंग, ओप्पो, LG, HTC, जितनी भी कंपनीज हैं इसी सॉफ्टवेयर को लेके कुछ उसमें अमेंडमेंट्स करती हैं, सोनी अमेंडमेंट्स करती हैं और अपना बनाती हैं। सबसे बड़ा नाइटमेयर क्या है, अगर इजाज आज डेवलपर है और वो एक एंड्रॉयड ऐप बनाना चाहता है तो उसको कहाँ कहाँ टेस्ट करना पड़ेगा? सैमसंग पे अलग करना पड़ेगा, LG के फोन पे अलग करना पड़ेगा, ओप्पो पे अलग करना पड़ेगा, HTC पे अलग करना पड़ेगा और जितनी भी कंपनीज हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम वो कंसिस्टेंट नहीं है। यही चीज अगर एक डेवलपर एप्पल के लिए iOS के लिए एक सॉफ्टवेयर लिखता है तो उसको ये टेंशन नहीं है, अगर उसका कोड iOS पे चलता है
तो उसका कोड आईपैड पे भी चलेगा, आईपैड मिनी पे भी चलेगा, आईफोन 1 पे भी चलेगा, उसका मैक पे भी चलेगा। ये पावर है जब आपकी कंपनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मैनेज करती है, जो एप्पल करता है। और यही वजह है कि दुनिया में जहाँ पे रिलायबिलिटी की बात आती है, वहां पे एप्पल से ज्यादा आप किसी को बीट नहीं कर सकते, क्योंकि एप्पल खुद अपना हार्डवेयर बनाता है। अब तो वो चिप भी अपनी खुद बना रहा है M1 Pro और M1 Max के नाम से, यानी कि उसने इंटेल को भी फारिग कर दिया। और मैं उनके लेटेस्ट देख रहा था, बहुत बहुत यानी कि 10 से 20-25 गुना ज्यादा फास्टर हैं इंटेल i9 से उनकी M1 Pro Max चिप जो उन्होंने नई डिजाइन करी है। तो यानी कि एप्पल का फुल कंट्रोल अपने हार्डवेयर पे है और अपने सॉफ्टवेयर पर है। तो एज अ डेवलपर आपकी जिंदगी बहुत आसान है। अगर आपका कोड iOS इन्वायरमेंट में चलता है तो आपको ये टेंशन नहीं है कि ये आईपैड पे चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन अगर यही चीज आपको एंड्रॉयड की दुनिया में करनी है ना, तो आपको आपको देखना पड़ेगा यार टैबलेट पे चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि टैबलेट का आपको नहीं पता कि उस पे कौन सा एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है। आपका फोन पे चलेगा तो एंड्रॉयड का कौन सा फोन पे चल रहा है, पाकिस्तान में जो फोन आ रहा है एंड्रॉयड के वो कौन से वर्जन पे आ रहा है, किसी को पास नहीं पता। तो ये सबसे ज्यादा मुश्किल जिंदगी है डेवलपर्स के लिए, जो इनफैक्ट बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। ओके, दूसरा सवाल। तो पहला डिसीजन मेकिंग क्या था, अगर आपको ऑटोमेशन चाहिए तो Azure डेव टेस्ट ले लें। अगर आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो गिटहब बेहतरीन है, ठीक है, उसके लिए ओपन सोर्स के लिए। एंटरप्राइज के लिए Azure DevOps बेहतर है। ये दूसरा पॉइंट है, ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट है कि जब आप सोच रहे हैं कि मैं किस वक्त किसको इस्तेमाल करूं, ठीक है। फिर एक टूल है, ओपन सोर्स ही है, एक ओपन सोर्स है, लेकिन आप उसको चाहते हैं कि उसके एक्सेस लेवल को मैनेज करें फाइन लेवल पे, यानी कि आप नहीं चाहते कि आसिम भाई और शहजाद भाई दोनों के पास सेम लेवल ऑफ एक्सेस हो। तो उसके लिए आपको फिर गिटहब नहीं, आपको डेवऑप्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सोर्स कोड मैनेजमेंट और दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। GitHub has work items, issues, Kanban board, project management, and reporting in this area. Azure DevOps Excel. Azure DevOps is highly customizable, which allows an administrator to custom field to capture metadata information alongside contact GitHub. मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल GitHub के पास भी हैं, Azure DevOps के पास भी हैं। Azure DevOps के पास ज़्यादा इन्हांस्ड और बड़े वर्जन्स हैं कंपेयर टू गिटहब। लेकिन अगेन आपको देखना पड़ेगा कि आपके अगर काम उन चीजों से हो जाता है जो गिटहब दे रहा है, तो व्हाई वुड यू गो फॉर Azure DevOps। थर्ड पार्टी टूल, अगर आपको थर्ड पार्टी से बात करनी है, जैसे कि although we make no specific recommendation about third party tool, it is important for you to understand your organization existing investment in tools and services and to evaluate how those dependencies affect you. It is likely the most vendors that create DevOps tool creates hooks or API that can be used by both Azure pipeline and GitHub Actions. Even so, it is probably worth the effort. मतलब अगर आपकी कोड किसी थर्ड पार्टी के साथ भी कनेक्टेड है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो Azure DevOps को सपोर्ट करते हैं या नहीं, ठीक है। तो हमने पिछली उसमें 4-5 क्राइटेरिया पढ़े हैं। ओपन सोर्स है, कौन सी सर्विसेज हैं, मतलब किस लेवल की सर्विसेज हैं, आपको किस तरह का प्रोजेक्ट प्लान चाहिए, आपको एपीआई थर्ड पार्टी से इंटीग्रेशन चाहिए नहीं चाहिए, सो एंड सो फोर्थ। मतलब इन चीज़ों को आप डिटरमाइन करके आप सेलेक्ट करेंगे कि मुझे Azure DevOps के टूल इस्तेमाल करना है या मुझे GitHub का लेना है। और टेस्ट, ऑटोमेटेड टेस्ट लैब आप उस वक्त करते हैं जब आपको ऑटोमेशन चाहिए होती है। बाकी तो मेरा ख्याल है इन्होंने कोई लंबी चौड़ी कहानी लिखी है, वो आप अपने एक्सेस टाइम में पढ़ लीगा।
आवाज नहीं। आसिम भाई और शहजाद भाई, जी अहमद भाई। आसिम भाई पहला और तीसरा, और शहजाद भाई दूसरा। Public files will not be used automated.